हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? मैं कामना करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और मैं एक आप लोग को सलाह भी देना चाहूँगा कि जिस रेशियो से अपने देश में, भारत देश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है जितना तेजी से, वो काफ़ी चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है। और इस समय हम लोग को काफ़ी अपने आप को, हम लोग को अपने समाज को एक गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग अब पढ़ लिख रहे हैं, आप लोग मान लीजिए 12 कर रहे हैं, आप लोग के भी अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी आ गई है, आप लोग भी मैच्योर्ड हो गए हैं। और आप लोग के भी समाज में जो लोग हैं जिनका एज 60 प्लस है, या जो बच्चे 10 साल के नीचे के हैं, उनको बिल्कुल बाहर नहीं घूमने दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और बिल्कुल जितना हो सके बचे बाहर निकलने से। और YouTube के माध्यम से ही आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करें, मेरा यही सलाह है। क्योंकि काफ़ी स्थिति दयनीय होते जा रहा है और सोचने वाला विषय है कि आगे क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट अगर हम लोग एक्टिव रहेंगे, अपने आप को बचाएंगे, समाज को बचाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग इस कोरोना महामारी से जीतेंगे। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के टोटल प्रॉब्लम को सोल्व कर लिए थे। मतलब हम लोग रिलेशन भी पढ़ लिए हैं, फंक्शन भी पढ़ लिए हैं। आज फंक्शन का कंपोजिशन पढ़ने चल रहा है। फंक्शन का कंपोजिशन मतलब दो गो फंक्शन को एक साथ कैसे कंबाइंड करेंगे, फंक्शन का संयोजक कैसे होगा, संयोजन कैसे होगा, उसको देखना है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल से पहले हम लोग देखेंगे, बिल्कुल हमको समझ में आएगा, आप लोग भी बिल्कुल समझेंगे। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन होता है, ठीक है। अगर उसका एडमिशन होता है, वहां उसका रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे मिलता है, ठीक है। सपोज कीजिए और 12 का एग्जाम देता है, और 12 के एग्जाम में उसको रोल नंबर मान लीजिए AI AJ AK ऐसे मिलता है, ठीक है। और जब वो एग्जाम देता है तो एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है उस पर रोल नंबर है, और एग्जाम जब दे रहा है जो उसका कॉपी है उस पर एक अलग से कोडिंग हो रहा है। वो कोडिंग मान लीजिए कि C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, ऐसे है। इसको भी ऐसे कीजिए ना, इसको A1 A2 A3 कर लीजिए, ठीक है। A4 A5 डॉट डॉट, ठीक है। अब मान लीजिए AI एक सेट बन गया जो स्कूल में एडमिशन का रोल नंबर था, AI एक सेट बन गया जो उसके एडमिट कार्ड का रोल नंबर था, AI एक सेट बन गया जो उसके कॉपी का कोड था, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक फंक्शन मान लीजिए F है, और यहाँ से एक फंक्शन G है। थोड़ा देर के लिए समझिएगा। अगर स्टूडेंट इसको A सेट मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको क्या मानते हैं C, A से B में भी डिफाइन है, या B से C में डिफाइन है, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट हम A से C में देखते हैं, मतलब डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि रोल नंबर 1 को क्या मिला है कोड, तो डायरेक्ट रोल नंबर 1 अगर मान लीजिए है 1 से A1 जुड़ा है और A1 से C1 जुड़ा है, 2 से A2 जुड़ा है और A2 से C2 जुड़ा है, 3 से A3 A3 से C3, 4 से A4 A4 से C4, 5 से A5 और A5 से C5 ऐसे जुड़ा है। अगर सिंपल कहा जाए कि जो लड़का का रोल नंबर स्कूल में 1 था, उसको एग्जाम के कॉपी में क्या कोड मिला है, बिल्कुल यहां से क्लियर होगा। एक से सीधे मिलाते आएंगे, क्या मिला है उसको C1। आप कहेंगे अगर 3 नंबर जो स्कूल में रोल नंबर लड़का था
उसको कॉपी में क्या कोड मिला है तो 3 से मिलाएंगे, 3 से मिलाएंगे, डायरेक्ट यहाँ क्या देखेंगे C3। तो इसी को जब डायरेक्ट A से C में देखेंगे ना तो उसी को हम कंपोजिशन कहेंगे। अब यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक F है और यहाँ से यहाँ तक G है, तो इसको लिखेंगे GOF। क्या लिखेंगे? GOF। और स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे क्या? देखिए ना, इसको पढ़ेंगे क्या? कंपोजिशन ऑफ F एंड G। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ F एंड G। उल्टा पढ़ेगा। अगर GOF लिखा है इसका मतलब F और G का कंपोजिशन है। अब कहीं FOG लिखा है इसका मतलब क्या पढ़ेगा? कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ G एंड F। उल्टा समझना है इसको। मतलब F और G के कंपोजिशन को GOF लिखेंगे और G और F के कंपोजिशन को FOG लिखेंगे। अब देखिए इससे क्लियर पता चलेगा कंपोजिशन का मतलब दो फंक्शन को एक साथ कंबाइंड किया गया है, जोड़ा गया है। तो डायरेक्ट जिसका रोल नंबर 1 था उसको क्या कोड मिला है? C1। डायरेक्ट यहाँ से पता चल जा रहा है। इस तरह से हम लोग कंपोजिशन देखते हैं। जैसे इस तरह सेट बना दिया जाएगा, आपसे बताएगा, पूछिए ना, बताइए ना F2 का कॉम्बिनेशन किससे है, F2 का कंपोजिशन किससे है, तो देखेंगे दो का इसमें किससे है और उसका किससे है। तो डायरेक्ट दो का इससे जब कनेक्ट कर दीजिएगा तो वही F और G का कंपोजिशन हो जाएगा। इस तरह से कंपोजिशन हम लोग देखते हैं। लिखेंगे इसको डेफिनेशन। If F mapping A to B and G mapping B to C be any two functions, then the composition of F and G is denoted by GOF and GOF be defined as GOF mapping A to C। समझिए, लिखे हैं कि F एक फंक्शन है जो A से B में डिफाइन है और G कोई दूसरा फंक्शन है जो B से C में डिफाइन है। मतलब स्टूडेंट B जो दोनों में कॉमन होगा, B दोनों में कॉमन है। तो अगर F और G का कंपोजिशन निकालना है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? GOF। और वो डिफाइन कैसे होगा? तो डायरेक्ट A से C में डिफाइन होगा। कैसे डिफाइन होगा? A से C में। मतलब B दोनों में कॉमन था वो नहीं देखना है, उसको सिर्फ देखने के लिए रखना है कि A से B वाला में कौन कंबाइंड है और B से C वाला में कौन कंबाइंड है। तो डायरेक्ट उससे जब A से C का कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना तो वही कंपोजिशन बन जाएगा। और GOF को देखिए कैसे लिखते हैं। अगर GOF है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं GFX। क्या लिख सकते हैं? GFX। इसको एवरी या ऑल या प्रत्येक कहिएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, यानी कि यहाँ जो भी x का मान रखेंगे वो किसका रखेंगे? सेट A से रखेंगे। यहाँ तक एक कंपोजिशन का आप डेफिनेशन कह सकते हैं। जरा एक बात देखिएगा, एक और डायग्राम देखिए। एक सेट A है, A B है, A C है, ठीक है। जब हम लोग फंक्शन पढ़े थे तभी बताए थे इसमें x रखते हैं तो यहाँ हमको fx मिलता है। क्या मिलता है? fx। और fx को ही हम लोग क्या कहते हैं कि fx बराबर होता है किसके? y के। fx किसके बराबर होता है? y के। अब आइए, जब यहाँ से यहाँ b से c में, तो यहाँ से यहाँ तक f था और यहाँ से यहाँ तक g है। जरा एक बात मुझे बताना, जब यहाँ x था तो यहाँ fx हो गया, जब यहाँ g है तो यहाँ g के साथ fx को रखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा gfx, या इसको हम लिख सकते हैं gfx किसके बराबर है? y के, तो इसको हम gy भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको और सुंदर दिखाना है, ऐसे लिखिए, ऐसे कीजिए और इसको यहाँ ला दीजिए, ठीक है। अब सुनिए, तो जब डायरेक्ट x से यहाँ लाइएगा तो इसी को
एफ और जी का कंपोजिशन कहेंगे, जिसको जीओएफ कहेंगे। यानी कि डायरेक्ट एक्स से जब जी वाई का कॉम्बिनेशन कर देंगे, डायरेक्ट जब एक्स से जी एफ एक्स या जी वाई का रिलेशन दर्शा देंगे, तो वही हमारा एफ और जी का कंपोजिशन हो जाएगा। कभी कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूजन कभी नहीं करना है। जब भी जीओएफ लिखा होगा उल्टा समझना है एफ और जी का कंपोजिशन, और जी एफ ओ जी लिखा है इसका मतलब, जब एफ ओ जी लिखा है इसका मतलब जी और एफ का कंपोजिशन। यहां तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इतना तुम समझ गए हो ना, तो देखो क्वेश्चन कितना आसान लगता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन है उस पे देखते हैं कैसे कंपोजिशन पे क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको डाउट होता है ना, तो इसका मतलब तुम कंसंट्रेट होकर वीडियो नहीं देख रहे हो। अगर कंसंट्रेट होकर वीडियो देखेगा ना, दुनिया का कोई शक्ति तुमको क्वेश्चन बनाने से नहीं रोक सकता है। यह मेरा गारंटी है, मेरा दावा है। आओ देखो, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेट एफ मैपिंग 1 3 4 1 to 5 G mapping 1 to 5 1 3 given by f is equal to 1 2 3 5 4 1 G is equal to 1 3 2 3 5 1 write down GOF। मैं जो डेफिनेशन दिया हूं उस बात को तुम समझो। मैं लिखा था कि अगर कोई फंक्शन ए से बी में, दूसरा लिखा था कि जी बी से सी में हो, तो जो जीओएफ होगा ना, कौन जी, जीओएफ, वो डायरेक्ट ए से सी में होगा। तो हमको जीओएफ लिखना है। क्या लिखना है, जीओएफ। चलिए देखिए, मैं फिगर से बताता हूँ कितना आसान लगेगा। आप कहिएगा सर इतना आसान क्वेश्चन होता है क्या। देखिए कैसे होगा, आइए पहले देखिए। तो ए बराबर 1 3 4 है ना, यहाँ एक सेट बना लो तुम और उसको मान लो ए। उसके एलिमेंट को लिखो, 1 है 3 है 4 है, ठीक है। फिर दूसरा सेट बनाओ, बी है ना, इसको बी मान लो। इसमें है 1 to 5 ना, 1 to 5 कर लीजिए, चलिए ठीक है। तीसरा सेट है सी, सी लिखिए, उसको क्या कीजिएगा 1 3। देखिए बी दोनों में कॉमन था ना, बी यही है ना दोनों। अब देखो, अब कहिएगा सर क्या हुआ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। देखिए एफ ए से बी में है ना, तो ए से बी में एफ होगा ना, और बी से सी में देखो ना कौन है, जी है ना, तो यहाँ क्या, जी। यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक का दो से रिलेशन है, एक का दो से रिलेशन है, उसके पहले एफ लिखा है, इसका मतलब यहाँ एफ वाला काम करेंगे, यहाँ जी वाला काम करेंगे। कह रहा है एक का दो से मिला दो, 3 को 5 से मिला दो, 3 को 5 से मिला दो, और 4 को 1 से मिला दो, ठीक है। फिर से एक बार देख लेने दीजिए क्वेश्चन को। 1 2 3 5 4 1 1 2 3 5 4 1, चलिए ठीक है। अब देखिए जी में क्या कर रहा है, 1 का 3 से मिला दीजिए, 2 का भी 3 से, और 5 का 1 से, हो गया। चलिए अब हमको कंपोजिशन देखना है, तो कंपोजिशन कैसे देखेंगे, डायरेक्ट यहां से यहां, इसी को क्या लिख देंगे, जीओएफ। आप कहिएगा एक का कंपोजिशन क्या निकला, 3 निकला,
3 का कंपोजिशन क्या निकला, 1 निकला। 4 का कंपोजिशन क्या निकला, 3 निकला। काम खत्म। कोई कहेगा x बराबर 1 रखेगा तो GOF में क्या मिलेगा, तो 1 को ले जाओ, 1 को ले जाओ, 3 मिला। 3 रखेंगे x के जगह पर तो क्या मिलेगा, 3 ले जाओ, 3 ले जाओ, 3 ले जाओ, 1 मिलेगा। 4 रखेंगे x के जगह पर क्या मिलेगा, 4 ले जाओ, 4 ले जाओ, 3 मिलेगा। हो गया ना GOF। कैसे करोगे देखो ना यार, तेरे को बताया ना मैं, GOF लिखता है ना, इसी को GFX कहते हैं। क्या कहते हैं, GFX। सोचो, जब fx बराबर 1 रखेगा, मतलब जब x बराबर 1 रखेगा तो देखो तो तुमको y में क्या प्राप्त होता है, f बराबर 1। मैंने यहाँ x बराबर 1 रख रहे हैं तो यहाँ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ फिर रख देंगे G1। अब देखो G1 बराबर क्या मिल रहा है, यहाँ से 1 का क्या मिल रहा है, 3। इसका मतलब 3, यानी कि डायरेक्ट जब x बराबर 1 रखे तो हमको क्या मिला, 3 मिला। अब देखिए GF x बराबर 3 रख दो। देखो फिर जब x बराबर 3 रखा तो इसमें क्या मिला, 5 मिला। 5 हो गया। अब देखो 5 रखने में g में के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 लिख दीजिए। मतलब x बराबर जब 3 रखा तो क्या मिला तुमको, 1 मिला। फिर x बराबर 4 रखना ना, तो GF4। जी हो गया। F4 बराबर बताओ, F4 मतलब 4 रखा तो 1 मिला, ठीक है। 4 रखा तो 1 मिला, और इसमें 1 रखा तो क्या मिला, 3 मिला, ठीक है ना। 1 का किससे, 3 से, और ठीक है 5 का 1 से। हो गया। इसका मतलब हम GOF बराबर देखिए क्या लिखेंगे, GOF बराबर 1 3 लिखेंगे, 3 1 लिखेंगे, और 4 3 लिखेंगे। मतलब 1 रखे तो 3 मिला, 3 रखे तो 1 मिला, 4 रखे तो 3 मिला। मतलब आप इतना भी तुम बना के छोड़ देगा ना खाली फिगर, तो वही काम है। इसको करो या इसको करो, कोई एक काम करेगा, तुम्हारा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट होगा तो कमेंट करना। देखिए 2 नंबर कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, 2 नंबर कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, उसको आप कुछ नहीं समझिए। इधर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें से बिहार बोर्ड में इस साल क्वेश्चन भी आया था, और अभी नहीं समझे ना तो कभी नहीं समझिएगा। आइए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। याद रखना GOF का मतलब G में F को डालना है, GOF का मतलब G में F को डालना है, और FOG का मतलब F में G को डालना है। समझ रहे हैं ना, GOF मतलब G में F को रखना है, FOG का मतलब F में G को रखना है। चलो आओ एक को सॉल्यूशन करते हैं। पूरे दिमाग को पूरा कंसंट्रेट करके बोर्ड पे देखो कितना समझ में आता है। GOF दिया है ना, देख लिया था ना, इसको GFX लिख सकता है। बिल्कुल ध्यान से देखो, GFX लिख सकता है ना। अब देखो G में F को रख दिए ना, चलिए ठीक है, GFX है जी। बताओ तो जरा, एक में fx बराबर कुछ दिया है तो कहिएगा हाँ दिया है। क्या दिया है, fx बराबर मॉड x, तो मॉड में डाल दो ना x को, हो गया काम, हो गया ना। fx रख दिया। अब देखो g है ना, g है जितना है ना उसको तो समझ लो x। वाह जो हो, वो सिर्फ मॉड x से ही मतलब नहीं है, g के साथ कुछ भी रहता उसको तुम एक समझता, और gx अब समझना है। क्या समझना है, gx। तो देखो जरा gx बराबर क्या है, gx बराबर क्या है, तो gx बराबर कुछ नहीं, सबसे पहले मॉड है तो सबसे पहले हम वो मॉड दे देंगे। उसके बाद मॉड के अंदर 5 है तो हम दे देंगे 5। उसके बाद है देखो ना, g के संगे जो है ना उसी से 5 में गुना हो गया है, g के संगे जो है ना उसी से 5 में गुना हो गया है, तो g के संगे जो रहेगा ना उसी से हम 5 में गुना कर देंगे। कौन दिक्कत है तो कहो ना, कहो। हो गया। अब माइनस है, हम दे दिए कथी माइनस, 2 है हम दे दिए 2। कौन दिक्कत हुआ का, निकल गया GOF, यानी कि GOF बराबर कितना होगा
मॉड 5 मॉड x और -2। कोई दिक्कत है? समझो, फिर से समझो। जी एफ है, मतलब जी में एफ को रखना, तो जी में एफ को रख दिए मतलब जी एफ एक्स हो गया। जी रख दिए, देखो ना एफ एक्स किसके बराबर है? मॉड एक्स के, तो हई एफ एक्स के जगह पर मॉड एक्स रख दिए, तो जी हई पूरा को एफ एक्स समझो। जी तुमको नहीं बोल रहे हैं, हई जी बोल रहे हैं जी। इसको क्या समझेगा? एक्स, तो जी एक्स यहाँ देखो जी एक्स बराबर कथी है? तो जी एक्स बराबर पहले मॉड है तो हम भी क्या दे दिए? मॉड। उसके बाद 5 है तो हम भी दे दिए 5। जी के समय जितना है ना उससे 5 में गुना है, तो जी के समय जितना था उससे हम 5 में गुना कर दिए। तो जी के समय मॉड एक्स था तो हम 5 से गुना कर दिए। माइनस है तो माइनस दे दिए, 2 है तो 2 दे दिए, निकल गया जी एफ निकल गया। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? ये उससे आसान कुछ होता है। आओ देखो, अब क्या निकालना है? एफओजी। क्या निकालना है? एफओजी। एफओजी का मतलब एफ में जी को रखना है। एफओजी का मतलब एफ में जी को रखना है। आइए एफ में जी को रखते हैं। हो गया? एफ हो गया। अब देखिए जी एक्स बराबर जो होगा उसको रखेंगे। जी एक्स बराबर इतना है ना, रख दो, रख दिया। अब तू भूल जाओ हई कुछ है, तुम सिर्फ आंख मूंद लो, समझो एफ आई एक्स है। क्या है? एफ हई पूरा कथी है? एक्स है। तो यहाँ देखो एफ एक्स बराबर कथी है? एफ एक्स बराबर है मोड, तो एफ एक्स बराबर है मोड आई एफ के संगे है उहे मोड के संगे है, तो यूं एफ के संगे है तो उन्हें को मोड के संगे रख देंगे। तो एफ के संगे है मोड 5x - 2, तो हम दे दिए। हो गया। देखो हई हो गया एफ ओ जी, हई हो गया एफ ओ जी, आई हो गया जीओ एफ। एक नंबर क्वेश्चन ही समझ में आया, इससे आसान होगा। समझ गया? चलिए आओ 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर इस सर बिहार बोर्ड में पूछा है। आओ देखो दूसरा का सॉल्यूशन। सबसे पहले जीओ एफ निकाल देते हैं। जब जीओ एफ निकालेगा तो जी एफ एक्स हो जाएगा, मतलब जी में एफ को रख दिया। देखो 2 नंबर में एफ एक्स बराबर क्या है? तो एफ एक्स बराबर 8 एक्स का क्यू है। अब सोचो जी वही 8x क्यू ना है। अब तू कहेगा सर आप झूठे बोल रहे हैं, 8x क्यू नहीं है। तो यार 8x क्यू है, लेकिन इसको अभी 8x क्यू नहीं समझो ना, इसको gx समझो। इसको क्या समझो? gx। तो gx समझो, तो यहाँ देखो gx बराबर क्या है? देखो gx बराबर क्या है? तो gx बराबर कहेगा सर जी g के संगे जौन है पहले वो है, तो हम कहेंगे हाँ g के संगे पहले जौन है ऊ है, हम उहे लिख दिए। अब कहेगा सर जी के साथ जौन है ना उसका पावर 1/3 है, तो हम कहेंगे हाँ उसका पावर कितना है? 1/3 है। कोई दिक्कत है? जी एक्स बराबर है एक्स का पावर 1/3, तो जी के साथ जो भी है हम उसका पावर 1/3 कर दिए। अब कहिएगा सर क्या होगा? तो हम कहेंगे देखिए ना 2 8 है ना, तो 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। एक्स का पावर भी 3 है, उसका पावर कितना? 1/3। देखो ना रे बुआ, दोनों का पावर एक के हो, दोनों का पावर 3 है, तो इसको 2x और उसका पावर लिख दिए 3, और उसका पावर टोटल का कितना है? 1/3। जब पावर का पावर होता है तो पावर का गुना होता है, तो 3 में 1/3 से गुना होगा तो 3 3 कट जाएगा, मतलब जीओ एफ बराबर आपको 2x मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? आइए देखिए ना इधर। अब निकालेंगे हम एफओजी। क्या निकालेंगे? एफओजी। तो एफओजी का मतलब एफ में जी को रखना है। किसको रखना है? एफ में जी को रखना है। तो एफ जी एक्स बराबर बताइए, एक्स का पावर 1/3। आइए इधर देखिए, एफ है पूरा को एक्स समझिए, पूरा को क्या समझिए? एक्स। तो एफ एक्स बराबर है 8, तो दे दीजिए 8। एफ के संगे है जौन लिखिए, तो एफ के संगे जौन है उसका लिखिए। एफ के संगे जौन था उसका पावर 3, तो एफ के संगे हिया कितना है? इतना, उसका पावर 3। बउआ जब पावर से पावर कटी गुना हुई तो कट जाएगा, तो यहाँ होगा 8 है, यहाँ हो जाएगा एक्स, ई हो गया एफ ओ जी। बताइए कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। जीओ एफ एफ ओ जी दोनों क्वेश्चन में निकल गया।
इसके आगे जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन में इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है। इनवर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जिसका इनवर्स निकल जाए। एक बात जरा समझ लीजिए ना, कि अगर मान लीजिए ए से बी में कोई फंक्शन एफ है ना, यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या होता है एफ एक्स, या क्या होता है वाई, ठीक है ना। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो उसका उल्टा क्या होगा, बी से ए में डिफाइन होगा, और उसको एफ इनवर्स पढ़ेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा एफ एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स। इसी को उल्टा कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन एफ है जो ए से बी में डिफाइन है तो उसका इनवर्स एफ इनवर्स बी से ए में डिफाइन होगा। और बात यह है कि क्या किसी फंक्शन का इनवर्स हमेशा निकाला जा सकता है, या कोई शर्त होता है या कोई कंडीशन होता है कि किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उस कंडीशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आप खुद बताएंगे कि हाँ सर किस फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है और किस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, जरा देखेंगे। चलिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं और इस तीनों पे देखना है। मतलब इसको हम 1 1 कहेंगे, ये 1 1 फंक्शन है ना, इसको आप ऑन टू कह सकते हैं, ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन किस फंक्शन को कहा जाता है कि बाद में बचना नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ एक फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि एक का एक से भी रिलेशन है और बाद वाले में बच भी नहीं रहा है, इसका मतलब वो 1 1 फंक्शन है, या इसको एक और नाम से जान सकते हैं जिसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। अब जरा देखिए कि क्या इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब यहाँ बी होगा, यहाँ एफ होगा, यहाँ एफ इनवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, और उल्टा जब करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी। देखिए तो 1 का ए से, 2 का बी से और 3 का सी से। अब इधर 4 बच गया है। आपसे अगर पूछे कि तनी बुआ बताओ क्या है फंक्शन है, तो तू कहेगा ये सर जब आप फंक्शन पढ़ाए थे तो आप बताए थे
कि फंक्शन तभी होगा जब पहले वाले के टोटल एलिमेंट का बाद वाले में इमेज हो। तो आप बताओ तो जरा, 4 का इमेज है क्या? 4 का इमेज कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब किसी फंक्शन में अगर x के जगह पर 4 रखेंगे तो कुछ ना कुछ उसका मान आना चाहिए ना। तो यहाँ 4 का कुछ मान ही नहीं नजर आ रहा है, यानी कि 4 का कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब यह कभी फंक्शन हो नहीं सकता है। और जब यह फंक्शन ही नहीं होगा तो यह इनवर्स होगा। जब धान ना होई चाउर ना होई तो खीर खाई जाए, वो कहानी है। जब ये फंक्शन ही नहीं हुआ तो क्या इसका इन्वर्स निकल सकता है? कभी नहीं। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन है 1 1 तो उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। अब आइए ऑन टू पे देखते हैं। इसका उल्टा करेंगे बी ए, यहाँ लिख देते हैं एफ का इन्वर्स 4 5 6 4 5 6 एक्स वाई जेड और पी। देखिए 4 का x, y का 5, 6 का z और p। जरा सोचो, फंक्शन का कंडीशन बताए थे कि पहले वाले में बचना नहीं चाहिए, बाद वाले में बच भी सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला में नहीं बचा। एक शर्त और बताए थे कि पहले वाले का दूगो बाद वाले के एगो से जुड़ सकता है, लेकिन बाद वाले का दूगो पहले वाले के एगो से नहीं जुड़ सकता है। कहने का मेरा मतलब यह है हुआ कि मान लीजिए कि f(x) बराबर जैसे कोई फंक्शन दिया है 2x, अगर यहाँ हम x बराबर 1 रखे तो 2 आ जाएगा, फिर x बराबर 3 आएगा। माने x बराबर 1 रखेंगे तो 2 भी आ जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो 3 भी आ जाएगा। माने ऐसा कोई फंक्शन होगा जहाँ x बराबर 6 रखे तो मान लो z भी आ जाएगा, 6 रखेंगे तो p भी आ जाएगा। ऐसा कोई संभव है? माने किसी नियम में या किसी फंक्शन में x का एक एक मान रखें और f(x) का मान 2 आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? ये अभी बताए थे। अगर पहले वाले का 2 बाद वाले के एगो से जुड़ता है तो ठीक है, लेकिन अगर पहले वाला का एगो बाद वाले के 2 से जुड़ता है तो वो कभी फंक्शन नहीं हो सकता है। अगर ये बात आपको नहीं अभी भी क्लियर हो रहा है तो एक बार जरूर मेरा फंक्शन वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, इसका मतलब अगर कोई फंक्शन खाली 1 1 है वो उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। अगर कोई फंक्शन सिर्फ ऑन टू है उसका भी इन्वर्स नहीं निकल सकता है। अब जरा देखते हैं इसको। RST 1 2 3, R का 1, S का 2, T का 3। आप कहिएगा, पूछेंगे बुआ तुम बताओ तो जरा क्या ये फंक्शन है? तो आप कहिएगा जी फंक्शन तो है, क्योंकि फंक्शन में पहले वाला में बचना नहीं चाहिए और बाद वाले में कोई ऐसा ना हो जो बाद वाले का एगो पहले वाले के बाद वाले का 2 पहले वाले के एगो से जुड़ा है। तो ऐसा भी कंडीशन नहीं है। इसका मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है, क्योंकि यह फंक्शन है और ये बात सही भी है। तो यह कब हो सकता है? जब 1 1 होगा तो होगा? नहीं होगा। ऑन टू होगा तो होगा? नहीं। यह तभी हो सकता है जब कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। और आज से अपने जेहन में, दिमाग में, दिल में सेट कर लो कि उसी फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल पाएंगे जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं होगा उसका इन्वर्स दुनिया का कोई शक्ति नहीं निकाल सकता है। आओ देखो, a function f mapping a to b said to be invertible if it is 1 1 on 2। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? बाइजेक्टिव। माने ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। माने ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि बताओ किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा रहा है, यानी कि किसी फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन है तो वो फंक्शन कैसा होगा।
ऑप्शन में दे देगा 1 1, बी में दे देगा ऑन टू, सी में दे देगा मेनी 1 और डी में भी दे देगा 1 1 ऑन टू। तो कौन मारेगा बताओ? तो 1 1 ऑन टू मारेगा। यानी कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। इसका मतलब कब है? वह 1 1 भी और ऑन टू भी है। इसका मतलब कोई फंक्शन का इन्वर्स तब भी निकाल सकता है जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है, इसका मतलब उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। अब देखो, किसी फंक्शन का इन्वर्स तुम निकालने के लिए क्या क्या करोगे, उस पर चर्चा होगा। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं। सबसे पहला काम कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं, ठीक है। जब वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा तो अगला स्टेप बढ़ेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। यानी कि अगर वो फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो ये हमको पूरा क्लियर हो गया कि हाँ अब इस फंक्शन का इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर कैसे इन्वर्स निकलेगा उस पर चर्चा होगी। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं कोई फंक्शन है f जो a से b में डिफाइन है, ठीक है। सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन that f is 1 1 on to और नॉट। मतलब सबसे पहले उस फंक्शन को टेस्ट करेंगे कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। इफ नॉट देन f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वह फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। इफ f इज 1 1 ऑन टू देन f इनवर्स एग्जिस्ट। सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट काम, हमको यह बात टेस्ट करना है कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। अगर 1 1 ऑन टू है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब f इनवर्स निकलेगा। अगर 1 1 और ऑन टू नहीं है तो f इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। और 1 1 चेक करना हम लोग जानते हैं, ऑन टू चेक करना जानते हैं। जैसे फॉर 1 1 क्या करते हैं, मान लेते हैं f(x1) बराबर f(x2) करने से अगर इंप्लाई करेगा कि x1 बराबर x2 है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, देन इट इज 1 1। यानी कि 1 1 चेक करने के लिए सबसे पहले f(x1) बराबर f(x2) मान लेंगे। अगर इससे x1 बराबर x2 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे 1 1 है, ठीक है। उसके बाद ये सब तो हम लोग फंक्शन में भी देखे थे। ऑन टू के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि f(x) किसके बराबर है, y के। f(x) किसके बराबर है, y के। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, f(x) बराबर y के, देन फाइंड x इन टर्म ऑफ y। जब f(x) बराबर y मान लेंगे तो उसके बाद जो फंक्शन दिया होगा उसको y के टर्म में बदलेंगे, क्योंकि पहले तो वो फंक्शन x के टर्म में होगा, बाद में उसको किसके टर्म में बदलेंगे, y के टर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, चलिए मान लेंगे x बराबर gx, तो यहां से हमको मिलेगा f इनवर्स y बराबर gy। जब हम लोग f(x) बराबर y मान लेंगे ऑन टू चेक करने के लिए, यहां से हम लोग जब पहले वाला फंक्शन x के टर्म में होगा तो उसको हम लोग y के टर्म में मानेंगे,
और वहां से फिर मान लेंगे कि x gx के बराबर है, वहां से जो f इनवर्स y होगा उसको किसके बराबर मान लेंगे हम लोग, gy के बराबर मान लेंगे। ठीक है, gy के बराबर क्यों मानेंगे, क्योंकि y बराबर जब fx होगा, देखिए जब y बराबर fx होगा ना तो x बराबर है f इधर आएगा ना, तो f इनवर्स y हो जाएगा। f इनवर्स क्या हो जाएगा, y होगा। इतना करने के बाद देन पुट x इन द प्लेस ऑफ y इन gy। उसके बाद x का वैल्यू हम लोग y के जगह पर रखेंगे, किस में, gy में। क्या करने के लिए, टू गेट f इनवर्स x, यानी कि f इनवर्स x का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब f इनवर्स निकालने के लिए gy में y के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। पुट x इन द प्लेस ऑफ y, यानी कि y के जगह पर x रखेंगे, किस में, gy में। क्या निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए ही हमको काम करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज। सबसे पहला काम, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले देख लीजिए कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं। अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। अगर वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तब भी उसका इनवर्स निकलेगा। जैसे मान लीजिए f(x) बराबर दे दिया है 2x, अगर इसका इनवर्स निकालना है तो डायरेक्ट हम इनवर्स से बता देते हैं, क्योंकि 1 1 भी होगा 1 2 भी होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि f(x) बराबर y, तो y बराबर देखिए क्या हो गया 2x। देखो x के टर्म में है ना, इसको y के टर्म में बदल दो, किसके टर्म में, y के। जब इसको y के टर्म में हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर y/2। x बराबर क्या हो जाएगा, y/2। अब जब f(x) बराबर y है तो देखो जब f(x) बराबर y है तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, यानी कि x को हम लिख सकते हैं क्या, f इनवर्स y बराबर कितना, y/2। अब यहीं पे हम y के जगह पर x रख देंगे तो f इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, x/2, जो हमारा क्या निकल गया, इनवर्स निकल गया। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके टोटल क्वेश्चन को करेंगे। तब तक आप देखिए कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए, फिर इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकलने का कंडीशन क्या होता है, क्या सभी फंक्शन का इनवर्स निकलता है कि कुछ ही फंक्शन का इनवर्स निकलता है, इन सारी बातों को हम लोग आज सीख चुके हैं।